Reading comprehension plays a crucial part in your VARC section in CAT. इस बात को हम बहुत स्ट्रांगली प्रूव कर सकते हैं। अगर पिछले 3-4 साल के पेपर्स को देखते हैं CAT के, तो almost 16 out of 24 questions have been based on RCs. That forms almost 67% of your VARC section. So RCs को क्रैक किए बिना बात बनेगी नहीं और हमारा डिजायर्ड परसेंटाइल स्कोर जो है वो हमें मिलेगा नहीं। We will be discussing all the basic details related to RCs in this video, so keep watching till the end. Now, what is comprehension? आपको मैंने कोई बात कही, आपको मेरी बात समझ में आ गई. Suppose if the author is stating in his content that A is equals to B and you are able to understand A is equals to B rather than A into B or A plus B, that means you could understand the author. So, sticking to author's perspective and understanding the content is comprehension. आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए 2 एस्पेक्ट पे काम करना होगा, योर स्पीड एंड कॉम्प्रिहेंशन. आपकी स्पीड बहुत अच्छी पर कॉम्प्रिहेंशन पुअर है, डज नॉट वर्क. आपका कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा है पर आपको बहुत टाइम लगता है कंप्लीट करने में, डज नॉट वर्क. देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस बिटवीन योर स्पीड एंड कॉम्प्रिहेंशन. आप वर्ड बाय वर्ड पढ़ना छोड़ दो, पिक अप सम ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट विल इंक्रीज योर स्पीड. नो वोकलाइजेशन, नॉट इवन द लिप मूवमेंट, दैट माइट ऑल्सो हिंडर. अभी फिंगर मूव करते हो, पॉइंटर चलाते हो, नो, आइज को अपने पेस पे पढ़ने दो विच कैन बी फास्टर देन योर फिंगर. और कॉम्प्रिहेंशन को बेटर करने के लिए देयर आर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज विच वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो इटसेल्फ, लाइक मैपिंग है, स्कैनिंग है, फोकसिंग ऑन द ट्रांजिशन वर्ड्स एंड ऑल. बिफोर डिस्कसिंग मोर अबाउट कॉम्प्रिहेंशन, लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ पैसेजेस. दिस कैन बी डिफरेंट जॉनर्स बेस्ड या फिर डिफिकल्टी लेवल बेस्ड. हम जब डिफरेंट जॉनर्स की बात करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है. आपके जॉनर्स फिलॉसफी बेस्ड हो सकते हैं, साइंस एंड टेक बेस्ड, सोशल साइंसेज, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स, लिटरेचर एंड आर्ट. किसी के साथ आपको बहुत कनेक्शन फील होता है, इंटरेस्ट है, कुछ आप बहुत फेमिलियर हो बिकॉज दे माइट हैव बीन योर सब्जेक्ट्स इन योर ग्रेजुएशन, पर कुछ जॉनर्स ऐसे हैं जिसमें आप बहुत अनकंफर्टेबल हो. टू ओवरकम दैट यू नीड टू डू डाइवर्सिफाइड रीडिंग. एंड बिलीव मी, अगर आपने कंसिस्टेंटली डाइवर्सिफाइड रीडिंग करी फ्रॉम द अनकंफर्टेबल जॉनर्स, soon you will be familiar with those content, those words which are being used in particular genres, and the discomfort would be all gone. डिफ़िकल्टी लेवल पे पैसेजेस ईजी हो सकते हैं, मॉडरेट हो सकते हैं, डिफ़िकल्ट हो सकते हैं. अगर पैसेज छोटा है, फैक्ट बेस है, सिंपल लैंग्वेज है एंड क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपको डायरेक्ट क्लूज मिल रहे हैं आंसर्स मार्क करने के लिए, दैट इज़ एन ईजी वन. यही मॉडरेट हो जाता है जब पैसेज की लैंग्वेज ईजी है बट लेंदी हो गया. उसके जो क्वेश्चंस हैं दे आर बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल पैसेज, लाइक टोन बेस्ड, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं. यही पैसेज डिफ़िकल्ट कब हो जाता है? जब उसकी लैंग्वेज भी डिफ़िकल्ट है, उसकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा है, उसमें जो टेक्निकल वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं वो डिफ़िकल्ट है, एंड द क्वेश्चंस हैव टू बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ लॉट ऑफ रीजनिंग. उसकी आंसर चॉइसेस लेंदी हो सकती है, उसकी आंसर चॉइसेस क्लोज हो सकती हैं. सो बेसिकली अगर आपको ये समझ आ गया कि क्वेश्चन पैसेज का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, इट कैन बी वेरी हेल्पफुल इन योर सिलेक्शन फॉर अ डूएबल पैसेज. क्वेश्चंस की टाइप्स की बात करें तो क्वेश्चंस आपके फैक्ट बेस्ड हैं, जो डायरेक्ट हैं. आपको सीधा रेफर करना है पैसेज को. यहाँ अगर आपने फोकस रीडिंग नहीं करी है तो विल बी सिटिंग रीडिंग द होल पैसेज अगैन. आपको पता होना चाहिए कि पैसेज में कहाँ रिविजिट करना है डायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए. और डिटेल बेस्ड क्वेश्चंस पूरी पैसेज की अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होते हैं. डिटेल बेस्ड क्वेश्चंस आपकी बात कर सकते हैं टॉपिक सेंटेंस की, मेन आइडिया, टोन, इन्फ्रेंस बेस्ड, वीकनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग, विच विल डिस्कस नाउ. कभी कभी कैट में टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, लाइक गिव अ सूटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज. आप अगर स्टार्टिंग में ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा टॉपिक क्या है. कई बार ऑथर लास्ट में जाके क्लैरिटी देता है, वहाँ समझ आ जाएगा. अगर दोनों जगह से क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो यू नीड टू फोकस कि कौन से वर्ड्स या फ्रेजेस रिपीटेडली ऑथर यूज़ कर रहा है. दैट कैन बी हेल्पफुल. मेन आइडिया इज़ अनदर कॉमन क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में आपको पूरे पैसेज में देखना होगा कि ऑथर किस बारे में बात कर रहा है, उसका मुद्दा क्या है, थीम क्या है जिसके आसपास सारा पैसेज घूम रहा है. ट्विस्ट कहाँ आता है? जब इस तरह के क्वेश्चन के आंसर चॉइसेस होते हैं तो उसमें सपोर्टिंग आइडियाज़ को आंसर चॉइसेस बना देते हैं. आपको लगेगा पैसेज में ये भी था, ये भी था, ये भी था, उनमें से जो आपको बहुत क्लोज लगेगा आप मार्क कर दोगे. बी केयरफुल. मेन आइडिया पूरे पैसेज को पढ़ के समझ में आएगा एंड देन मार्क योर आंसर. एंड देन हमारे पास टोन बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं कि ऑथर अपनी बात को प्रेजेंट कैसे कर रहा है. ये आपको बिगिनिंग ऑफ द पैसेज से फोकस्ड वे में पढ़ोगे तो पकड़ में आएगा. स्पेशली अगर आप उसके कैसे डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स हैं, कैसे वो एडजेक्टिव्स यूज़ कर रहे हैं अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए,
उन पे ध्यान दोगे तो यू कैन डेफिनेटली कैच द टोन। पॉजिटिव हो सकता है अगर वो अप्रिशिएट कर रहा है, प्रेज कर रहा है। नेगेटिव हो सकता है अगर वो उसके ऊपर बहुत बिटरली बात कर रहा है, बहुत हार्श वे में बात कर रहा है, कैन बी एन एसर्बिक टोन, अ नेगेटिव टोन। कई बार वो ऑथर अपनी बात को बहुत लाइट वे में बोलना चाह रहा है, उसको फनी बना रहा है, दैट मीन्स इट कैन बी अ न्यूट्रल टोन लाइक ह्यूमरस। एंड देन वी हैव सम क्वेश्चंस व्हिच आर इन्फ्रेंस बेस्ड। इन दिस यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स। ऑथर ने बहुत कुछ प्रेजेंट किया है, लेकिन आपने उस सब से अपनी क्या समझ बनाई है, अपना क्या कंक्लूजन निकाला है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ऑथर सेज ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, तो हम ये आराम से कंक्लूड कर सकते हैं कि ए इज लेस देन सी। दैट इज व्हाट इज इन्फ्रेंस अबाउट। एंड देन वी कैन हैव सम वीकनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग क्वेश्चंस, जिसके अंदर आपकी रीजनिंग इन्वॉल्व होगी। जो आंसर चॉइसेस होंगी उसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ऑथर के आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर रहा है, उसको स्ट्रॉन्ग बना रहा है, या कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसको वीक कर रहा है या डिस्करेज कर रहा है। सो हमने बात करी कि पैसेजेस कैसे डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, क्वेश्चंस कैसे डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन कॉम्प्रीहेंड द पैसेज। दे कैन बी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। टू बिगिन विथ विल टॉक अबाउट प्रीव्यूइंग। आप जब पढ़ना शुरू करते हो तो फर्स्ट पैराग्राफ एंड लास्ट पैराग्राफ को बहुत फोकस वे में पढ़ो, ताकि आप ऑथर के माइंडसेट को पकड़ सको। बीच के पैराग्राफ्स भी इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज वो ऑथर के मेन आइडिया को सपोर्ट कर रहे हो सकते हैं, या ऑथर दूसरे एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रहा हो सकता है। सो रीड इट इन अ फोकस्ड वे। साथ में आप स्कैनिंग करो। अगर ऑथर कोई वर्ड को रिपीटेडली यूज़ कर रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि उस पर एम्फेसिस देना चाह रहा है, ऑथर क्या एविडेंसेस दे रहा है, क्या फैक्ट्स दे रहा है। क्योंकि हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट हो जो सीधे फैक्ट बेस्ड हो या ये एविडेंस बेस्ड हो, एंड आपको पता हो कि आपको पैसेज को कहाँ रिविजिट करना है ताकि आपकी आंसर एक्यूरेटली मार्क हो सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी टेकन केयर ऑफ इज पैराग्राफ्स एंड कनेक्टिंग आइडियाज़। ऑथर जब भी पैराग्राफ चेंज करता है तो उसके पास कोई कारण होता है। वो अपने मेन आइडिया से हो सकता है सब आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, या वो दूसरे एस्पेक्ट्स, दूसरे पर्सपेक्टिव्स को प्रेजेंट करना चाह रहा है, तो पैराग्राफ चेंज कर रहा है। अब पैराग्राफ चेंज करते वक्त वो जो यूज़ कर रहा है वर्ड्स, उनको ध्यान में रखना है, बिकॉज उससे हमें ऑथर के आइडियाज़ का स्ट्रक्चर समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर अपनी जो बात कह रहा था उसी में कुछ और ऐड ऑन कर रहा है, तो वो यूज़ कर सकता है फर्दर मोर, इन एडिशन टू ऑल्सो। लेकिन उस बात में अगर वो ऐड नहीं कर रहा है और कुछ और डिविएट करके कुछ और बात करना चाह रहा है, तो सपोज ऑथर ने यूज़ किया हाउएवर, दैट मीन्स यहाँ तक तो ठीक है लेकिन फिर भी ऐसा है। अगर ऑथर ने कोई कॉज एंड इफेक्ट वाली बात करनी चाहिए तो वो बिकॉज ऑफ यूज़ कर सकता है, एज अ रिजल्ट यूज़ कर सकता है। पूरा पैसेज करने के बाद में बाय द एंड ऑथर इज ट्राइंग टू कंक्लूड, सो ही मे यूज सम वर्ड्स लाइक कॉन्सिक्वेंटली और देयरफॉर। बेसिकली ट्रांजिशन वर्ड्स को अगर हमने पकड़ा तो हम ऑथर का जो आइडियाज़ का स्ट्रक्चर बन रहा है उसको बहुत अच्छे से पकड़ सकते हैं। एंड देन मैपिंग द पैसेज, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू अंडरस्टैंड और कॉम्प्रीहेंड एनी पैसेज। आप हर पैराग्राफ की पैरा बाय पैरा समरी बना लो। यू गेट अ पेपर पेन इन योर एग्जाम ऑल्सो, तो पैरा बाय पैरा आप समरी बना लो। चाहे तो आप कीवर्ड्स निकाल लो, नोट्स नहीं बनाने आपको, आप कीवर्ड्स निकाल लो। अब हर पैराग्राफ की समरी को जब आप लेते हो तो आपके पास पूरे पैसेज की समरी आ जाती है 3 से 4 सेंटेंसेस में। जब आप क्वेश्चंस के आंसर्स मार्क करने जाओगे तो आपको पता है कि ऑथर ने किस बात को किस तरह से प्रेजेंट किया है, किस पैरा में प्रेजेंट किया है। रिविजिट भी करना पड़े तो आसान है, क्लैरिटी आ जाएगी आपको पूरे पैसेज को लेके, पूरे पैसेज का जिस्ट निकल के आ जाएगा। आफ्टर डिस्कसिंग द स्ट्रैटेजीज फॉर कॉम्प्रीहेंशन, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम क्वेश्चंस को पहले पढ़ लें उसके बाद में पैसेज पढ़ें, दैट कैन बी हेल्पफुल। इट कैन बी हेल्पफुल बट नॉट ऑलवेज। हो सकता है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा है, उसका कोई वर्ड लिया आपने, उस वर्ड से ही आप अपने पैसेज, उस वर्ड पे फोकस करके आप अपने पैसेज को पढ़ रहे हो, तो आपसे कोई दूसरी चीज़ें इग्नोर हो जाए या उन पर फोकस नहीं हो पाया जिस पे दूसरे क्वेश्चंस बेस्ड हैं, वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके डायरेक्ट हैं, फैक्ट बेस्ड हैं, डेटा बेस्ड हैं, तो हेल्पफुल हो सकता है ये वाला तरीका। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि आप पहले पैसेज को रीड करो एंड देन गो थ्रू द क्वेश्चंस। एंड देन एलिमिनेशन टेक्निक सबसे कॉमन टेक्निक है आंसर्स मार्क करने के लिए। कई बार आप आंसर चॉइसेस चेक करेंगे तो उसमें मिलेंगे आपको एक्सट्रीम चॉइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स के साथ में, लाइक ऑलवेज, नेवर, एवर एंड ऑल। ऑथर ने इतनी स्ट्रांगली अपनी बात को प्रेजेंट ही नहीं किया है, तो स्ट्रेट अवे एलिमिनेट दीज चॉइसेस। उसके बाद में कुछ कॉन्टेक्स्ट के बाहर निकल के बात कर रहे हैं, बात सही है लेकिन पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, एलिमिनेट दोज चॉइसेस। अब ये सब एलिमिनेशन करने के बाद हो सकता है यू आर लेफ्ट विद 2 चॉइसेस विच आर वेरी क्लोज। जस्ट ऑब्जर्व देम, रीड देम वेरी केयरफुली, उसको पैसेज के साथ
रेफर करके देखो कि कौन सा आंसर चॉइस ज़्यादा कनेक्ट कर रहा है पैसेज के साथ में, एंड देन मार्क योर आंसर। एक और तरीका क्या हो सकता है, हमने पैसेज की मैपिंग करी है, हमें हर पैराग्राफ के बारे में पता है कि ऑथर ने क्या क्या बात बोली, कैसे बोली है, तो जब हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो हमारे मन में उसका आंसर पैराफ्रेज पहले से हो जाएगा कि इस क्वेश्चन का ये आंसर बनता है। अब जब आप आंसर चॉइसेस पढ़ रहे हो तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू मार्क द आंसर। एंड लेट्स टॉक अबाउट द कॉमनली मेड मिस्टेक्स नाउ। हम पूरे वीडियो में कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट अगैन इन अ फास्ट फॉरवर्ड वे। नो रीडिंग वर्ड बाय वर्ड, पिक अप द ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड रीड सो दैट यू कैन एनहांस योर स्पीड। देन इफ़ यू गेट स्टक एट वन क्वेश्चन, आपने सोचा कि मैंने पैसेज को पढ़ने में इतना टाइम दिया है तो मैं इसके क्वेश्चंस को तो सॉल्व करूंगा ही करूंगा, लेकिन हो सकता है कि आप एक क्वेश्चन में अटक गए हो। डोंट स्पेंड योर टाइम ओवर देयर, मूव ऑन टू द अदर क्वेश्चन, चूजिंग एन आंसर दैट सीम्स टू बी करेक्ट। आपको लगा कि पहले फर्स्ट पढ़ा आपने, ये तो सही है क्योंकि ऐसा मैं पढ़ के आया हूँ, हो सकता है सेकंड थर्ड चॉइस भी सही थी और फोर्थ ऑप्शन ये था कि ऑल ऑफ द अबव, सो दैट वाज द राइट आंसर फॉर दैट। तो डोंट मार्क योर आंसर बिफोर एनालाइजिंग ऑल द चॉइसेस एंड डोंट गेट पर्सनली कनेक्टेड विद द पैसेज। आपको कितनी भी नॉलेज हो, कितनी भी इंफॉर्मेशन हो उस टॉपिक के बारे में जो पैसेज के बारे में है, डोंट गेट कनेक्टेड विद इट, बिकॉज अगर ऐसा हुआ तो आपके आंसर्स की एक्यूरेसी डिस्टर्ब हो सकती है। आफ्टर डिस्कसिंग सो मच अबाउट द कॉम्प्रीहेंशन, द क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग, हम एक डेली स्केड्यूल पे बात करते हैं आपको किस तरह से शुरू करना चाहिए। फॉर अ बिगनर, स्टार्ट रीडिंग अ न्यूज़पेपर, उसके आर्टिकल्स पढ़ो, स्पेशली द एडिटोरियल्स। उसमें से जो आपको नए वर्ड्स मिलते हैं उसका मीनिंग नोट करो अलॉन्ग विद द यूजेज। केवल मीनिंग विल नॉट वर्क, वो सेंटेंस में कैसे यूज़ हो सकता है, आप कहाँ इसे वर्ड को यूज़ कर सकते हो, उसमें दिमाग लगाओ। एंड देन आप उसको पूरा समराइज़ करने की कोशिश करो कि ये पूरा पैसेज क्या था। अगर आपने ये समझा कि ये किसके बारे में बात कर रहा है तो आपका मेन आइडिया के लिए तैयार हो गए। अगर आपने समझा कि वो किस तरह से बात कर रहा है, टोन क्या था, समझ में आ जाएगा। आपने वो पूरे पैसेज के कंक्लूजन को समझ लिया तो आप इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए तैयार हो जाओगे। सो बेसिकली विल बी ऑल सेट टू गो फॉर योर आरसीज।